डीएफडी यूज केस डायग्राम हो गया था। पार्ट चार्ट गैंट चार्ट तो बता दिया था ना मेरे ख्याल से। डीएफडी का टॉपिक है और यूज केस। ठीक है, ब्लॉक वन निकालो आप लोग, ब्लॉक वन पे जंप करो। ठीक है, 15-20 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, पढ़े हो। व्हाट इज डीएफडी? हम्म। डीएफडी का हमारे एनालिसिस डॉक्यूमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, जो चीजें हम सोचते हैं, ठीक है, जो मॉड्यूल्स हम बनाते हैं, जो प्रोसेसेस हम पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है, इनके बीच में हम जो है डेटा इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे चल रहा है। ठीक है, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के बीच में वो डेटा क्या डेटा लेके जा रहा है दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम, ठीक है, ये हम ग्राफिकली दिखाते हैं। ठीक है, डीएफडी का मेन रोल ये होता है, इट शोज द सिस्टम ग्राफिकली। ठीक है, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर डीएफडी ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डीएफडी। रेक्टेंगुलर बॉक्स को यूज करते हैं हम फिजिकल एंटिटीज। ठीक है, जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन के लिए हम यूज करेंगे। सर्कल जो होता है हमारा, दैट इज यूज फॉर प्रोसेस। ठीक है, जो भी प्रोसेस होगा उसको हम सर्कल के थ्रू दिखाते हैं। देन डायरेक्टेड लाइन, जो हमारा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, फ्लो ऑफ डेटा, ये डायरेक्टेड लाइन के थ्रू हम दिखाते हैं। और ओपन एंडेड बॉक्स एक होता है जिसमें कि बहुत साइड ओपन होता है, उसको हम डेटा स्टोर के लिए बताते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या होता है, प्रोसेस स्टेप्स फॉर डेवलपिंग डीएफडी। फर्स्ट होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो क्या क्या डेटा ऑब्जेक्ट है और क्या क्या ऑपरेशंस होने वाले इन डेटा ऑब्जेक्ट पे। तो डेटा ऑब्जेक्ट और ऑपरेशंस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, आइडेंटिफाई एक्सटर्नल एंटिटी विच प्रोड्यूस एंड कंज्यूम द डेटा। तो डीएफडी क्या होता है, डीएफडी हमारा जो सीएफडी लेवल पे हम जीरो लेवल डीएफडी बोलते हैं, वो क्या करता है, सबसे पहले जो जो मेन फंक्शंस हैं और उसके साथ जो जो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट हो रहे हैं उनको दिखाता है हमारा जीरो लेवल डीएफडी। उसी को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्लो डायग्राम। इट डज नॉट प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द सिस्टम, इट इज जस्ट ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले हम जीरो लेवल डीएफडी बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पर कि आप मेन मेन इंट्रैक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको लेते हैं और जो मेन प्रोसेस होता है उसको दिखाते हैं। यहाँ डेटा स्टोर की जरूरत नहीं होती है, डेटाबेस दिखाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल यहाँ दिया है, डीएफडी फॉर सर्चिंग अ नंबर। एक यूजर है, सर्च कर रहा है। ठीक है, सर्च आइटम, इनपुट लिस्ट में गया, इनपुट लिस्ट से फेच किया, देन सॉर्ट सॉर्ट किया लिस्ट को, सॉर्टेड लिस्ट उसके पास आ गई, फिर बाइनरी सर्च के लिए भेजा, फिर सर्च रिजल्ट उसको बैक हो गया। ठीक है, तो एक नंबर को सर्चिंग करने के लिए एक छोटा सा डीएफडी ऐसे ड्रॉ किया। तो देखो डीएफडी बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप बनाते हो इंग्लिश स्टेटमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सोर्स एंड डेस्टिनेशन में रखो। ठीक है, और जो वर्ब होता है, वर्ब का पार्ट हम प्रोसेस में रखते हैं जिसमें कोई एक्शन होना है। ठीक है, दैट इज अ प्रोसेस। तो डीएफडी आप इजीली ड्रॉ कर लोगे। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आपने लिख लिया है
तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जैसे कि हम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे, तो हम उसमें मेन मेन एंटिटीज पहले पकड़ेंगे कि रेलवेज में होता क्या क्या है, ठीक है, और प्रोसेस क्या होता है। कि एक हमारा पैसेंजर जाता है, इंक्वायर करता है, इंक्वायरी इज अ प्रोसेस, इंक्वायर करता है, वहां से डेटा निकालता है, देन फिर क्या करता है, टिकट बुकिंग करता है, टिकट बुकिंग इज ऑल्सो प्रोसेस, पेमेंट करता है, पेमेंट इज ऑल्सो प्रोसेस, ठीक है। तो उसका इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे चलेगा, इंक्वायरी लेगा, फिर जाके वो टिकट का फॉर्म भरेगा, टिकट बुकिंग करेगा, उसके पेमेंट मॉड्यूल में आएगा, ठीक है। अगर सक्सेसफुल है तो उसे टिकट इशू हो जाएगा, ठीक है। अगर लॉग आउट हो गया, कोई प्रॉब्लम आया, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन उसको आएगी, ठीक है। तो डीएफडी कुछ समझ में आया, और कुछ जब तक इस पे प्रैक्टिस करोगे ना, तब ये क्लियर होगा कि 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें फिक्स होता है, वो आपके एग्जामिनेशन में रहेगा। और अभी सिनॉप्सिस वर्क करोगे, उसमें भी हमें डीएफडी ड्रॉ करना है, ठीक है। ईआर डायग्राम के बारे में क्या जानते हो, व्हाट इज ईआर डायग्राम? ये बेसिकली हमारा डेटा मॉडलिंग के लिए होता है, ठीक है, डेटाबेस को मॉडल करता है, ठीक है। तो ईआर डायग्राम देखो, एंटिटीज क्या होती है, जो भी नाउन्स होते हैं सच एज पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट, क्वालिफाइज एज एन एंटिटी इन द ईआर डायग्राम। एंटिटी के बारे में एक डेफिनेशन आप ध्यान में रख सकते हो, विच हैव सम फिजिकल एग्जिस्टेंस इन डेटा, डेटाबेस, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। डेटाबेस में जिसका कोई वैल्यू हो, ठीक है, कोई उसकी एग्जिस्टेंस हो, कोई आइडेंटिटी हो, तो उसको आप एंटिटी बोलोगे। इसी में आता है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होता है कि जो दूसरे एंटिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है कि बिना उसके डेटाबेस आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। वीक एंटिटी क्या है, वीक एंटिटी को आपने रिमूव भी कर दिया तो कोई ज़्यादा डेटाबेस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। जैसे स्टूडेंट, आपने एक एंटिटी बनाया तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या होंगे, इनरोलमेंट नंबर, नेम, प्रोग्राम कोड, ठीक है, एड्रेस, फोन नंबर, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट एंटिटी। और जो की एंटिटी होती है उसे हम अंडरलाइन में दिखाते हैं। की एंटिटी क्या होगी, जिससे हम प्राइमरी की बनाएंगे, जैसे कि रोल नंबर हमारा प्राइमरी की बनेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करके दिखाएंगे डायग्राम में, ठीक है। देन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या होता है, दो एंटिटी के बीच में हमारा किस टाइप का एसोसिएशन हो रहा है। एक डिपार्टमेंट है, उसमें मेनी स्टूडेंट है, ठीक है। तो वन डिपार्टमेंट मेनी स्टूडेंट, वन टीचर मेनी स्टूडेंट, वन टीचर वन स्टूडेंट। तो हमारा रिलेशनशिप का जो एसोसिएशन होगा, वो हम कैसे उसकी कार्डिनलिटी लिखेंगे, 1 to m, 1 to many, many to 1, m1 लिखेंगे कार्डिनलिटी पे, many to many, m to n लिखेंगे, ठीक है। ये हमें दिखाना होता है कि हम किस टाइप के एसोसिएशन को सोच के चल रहे हैं डेटाबेस मॉडलिंग में, ठीक है। अब देखो, एक हमारा एग्जांपल है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के बीच का। एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय असाइंड टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो many employee can be assigned to a single department, या many employee assigned to many department, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट का अपना एक प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का फोन नंबर होगा, नेम होगा, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी होगा, नेम होगा, उसकी अपनी पर्सनल डिटेल होगी, जैसे फोन, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें होंगी इसके अंदर। तो इसको एक हमने यहाँ पर रिलेशनशिप में दिखाया। तो जब हम ईआरडी बनाते हैं तो यहाँ पर हमें दो तीन कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना होता है। एक होता है बाइनरी एसोसिएशन, जब दो एंटिटी जुड़ती है तो बाइनरी हो जाती है,
तीन जुड़ेगी अगर एक रिलेशनशिप के थ्रू, तो उसको हम टर्नरी एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो मोर देन वन जो हमारे एंटिटी होंगे वो भी हमारे इस रिलेशनशिप में कॉल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब देखो स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक ट्री लाइक स्ट्रक्चर चार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चर चार्ट को दिखाना है तो स्ट्रक्चर चार्ट में क्या होता है, टॉप लेवल पे मेन मॉड्यूल होगा, उसके बाद उसके सब मॉड्यूल्स होंगे। ठीक है, मेन मॉड्यूल हमारा डिवाइड होगा। जैसे आप इग्नू को अगर दिखाना हो आपको स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर, तो इग्नू के अंदर बहुत सारे रीजनल सेंटर्स हैं। ठीक है, और हर रीजनल सेंटर में बहुत सारे स्टडी सेंटर्स हैं। ठीक है, जैसे इग्नू मेन ब्रांच हो गया, इग्नू में बहुत सारे रीजनल सेंटर्स होते हैं जो ऑपरेशनल ऑफिसेज होते हैं, और हर रीजनल सेंटर में नंबर ऑफ बहुत सारे नंबर ऑफ आपको स्टडी सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर चार्ट के थ्रू अगर इसे दिखाना है तो टॉप लेवल पे इग्नू को लिखेंगे, उसके नीचे रीजनल सेंटर्स लिखेंगे, उसके अंदर स्टडी सेंटर लिखेंगे। ठीक है, तो ब्रेकिंग उसको हम करेंगे। ठीक है, जो मेन मॉड्यूल है उसी को हम सब मॉड्यूल्स में नीचे लेवल पर डिवाइड करते जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर चार्ट। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट। एक बिल यहाँ पर जनरेट हो रहा है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर होटल या कहीं का। तो यहाँ पर देखो मेन फंक्शन हमारा कैलकुलेट टोटल बिल फॉर कस्टमर। ठीक है, टोटल बिल है, टोटल बिल में क्या क्या हमारे पास वैल्यूज आएंगी। ठीक है, कैलकुलेट टोटल अमाउंट फॉर ऑर्डर, उसके बाद क्या है, कैलकुलेट वैल्यू एडेड टैक्स वैट, कैलकुलेट सर्विस चार्ज, कैलकुलेट डिस्काउंट। इतने फंक्शंस हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमारा एक बिल जो होता है ये फॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद हमारा होता है डेटा डिक्शनरीज। जैसे डेटा डिक्शनरी, डिक्शनरी का हम यूज़ क्यों करते हैं? डिक्शनरी का यूज़ करते हैं कि कोई वर्ड अगर हमें खोजना है उसके बारे में, सिनोनिम क्या होगा, कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, तो हम सीधा डिक्शनरी में जंप करते हैं। ऐसे ही जब हम सिस्टम डेवलप करते हैं तो हम एक उसका डिक्शनरी बना के रखते हैं। ठीक है, कि ये जो डेटा आइटम हमने यूज़ किया है किस लिए यूज़ किया है, तो उसका नेम, उसकी डिटेल। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस उस पर डिपेंडेंट है, और क्या क्या डेटा स्टोर्स है। ठीक है, मतलब डेटाबेस कहाँ पर उसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जैसे डेटा एलिमेंट डिटेल में हम क्या करेंगे, बताएंगे कि अगर स्टूडेंट आईडी के लिए हमने लिखा है स्टड आईडी, तो व्हाट इज दिस, दिस इज यूनिक आईडी। ठीक है, इट यूनिकली आइडेंटिफाई द डेटा एलिमेंट। नेम, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द डेटा एलिमेंट फॉर स्टूडेंट फर्स्ट नेम। एलियास, एलियास का मतलब क्या होता है कि रेफरेंस हम देते हैं सिमिलर नेम के साथ। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, अगर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ली इंडियन फॉर सिटीजनशिप एट्रीब्यूट, तो मतलब इंडियन प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, हम चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेंथ, क्या मैक्सिमम लेंथ होगी उसकी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अबाउट द डेटा एलिमेंट, डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा, इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग। इनपुट फॉर्मेट क्या है, आउटपुट फॉर्मेट क्या है, कमेंट्स में क्या लिखना चाहते हो, वैलिडिटी क्या है। ठीक है, देन डेटा स्टोर डिटेल, इट स्पेसिफाई द स्टोरेज फॉर्मेट ऑफ डेटा एलिमेंट, मतलब डेटा स्टोरेज कैसा है, डेट फाइल नेम क्या है, फाइल पाथ क्या है, फाइल रेस्ट्रिक्शन क्या है। ठीक है, ये सब हम इसमें मेंशन करते हैं। देन डेटा प्रोसेस डिटेल, प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस क्या क्या इनपुट लेके चल रहा है, प्रोसेस आउटपुट क्या देगा, किस टाइप का प्रोसेस है, लॉगिन एग्जीक्यूटेड इन प्रोसेस, लॉजिक एग्जीक्यूटेड इन प्रोसेस, क्या लॉजिक के थ्रू हमने उस प्रोसेस को बनाया। तो ये सारी डिटेल हम डेटा डिक्शनरी में डाल देते हैं कि फर्दर रेफरेंस के लिए जब कभी ये मॉडिफाई होगा
तो ये आपको क्विकर रेफरेंस वहां से देगा कि हमने क्यों किया था, किस लिए किया था। क्योंकि अगर हम इसको उसमें डॉक्यूमेंट में नहीं लिख के रखेंगे तो क्या होगा, आगे मॉडिफिकेशन में हम खुद ही भूल जाएंगे। अगर मुझे खुद भी करना होगा तब मैं भूल जाऊंगा कि जो आखिर इसको किस लॉजिक के बेस पे किया था। तो क्विकर रेफरेंस के लिए हम इन सारी डिटेल्स को उसमें डाल देते हैं। ठीक है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में ऑब्जेक्ट मॉडल किया जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट मॉडल करते हैं, यूज केस डायग्राम बनते हैं। ठीक है। अब एक देखो यूज केस डायग्राम। ठीक है, यूज केस डायग्राम पहले बनाया हो उप्स में। सी प्लस प्लस जावा में होगा ना। देखो एक यूज केस का छोटा सा एग्जांपल देखो, इससे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, केस जैसे डीएफडी में आप प्रोसेस के थ्रू बनाते हो, दैट इज केस। तो यहाँ पर क्या होता है, यूज केस डायग्राम जब बनता है तो वो सारे प्रोसेस हमारे केस बन जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्टर्स दिखाते हैं, बहुत साइड, कौन कौन इसमें इंटरेक्ट कर रहा है। देखो एक फ्लाइट बुकिंग सिस्टम है, फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम। यहाँ पे यूजर केसेस क्या है, लॉगिन होगा, टिकट बुक होगा, व्यू बुकिंग स्टेटस होगा, व्यू फ्लाइट शेड्यूल होगा, टिकट कैंसिलेशन होगा, अपडेट फ्लाइट शेड्यूल होगा, रिपोर्ट जनरेशन। इतने केसेस सोचे एक फ्लाइट रिजर्वेशन प्रोसेस में होना चाहिए। तो इन सबको देखो एक बॉक्स में डाल दिया है। अपडेट फ्लाइट शेड्यूल, जनरेट द रिपोर्ट, लॉग इन, व्यू बुकिंग स्टेटस, फ्लाइट शेड्यूल, बुक टिकट, टिकट कैंसिलेशन। अब देखो इंट्रैक्शन के लिए इधर दो लोग हैं, इधर एक है। ट्रैवलर के पास राइट क्या होगा, लॉगिन देखेगा, बुकिंग स्टेटस देख सकता है, फ्लाइट शेड्यूल देख सकता है, टिकट बुक कर सकता है। ठीक है। रिजर्वेशन क्लर्क जो होगा वो लॉगिन से लेके टिकट कैंसिलेशन तक में इंट्रैक्शन इसको दिखाया है। एडमिन जो होगा इसके पास राइट कुछ अलग होगा, वो लॉगिन करेगा, फ्लाइट शेड्यूल को चेंज कर सकता है, अपडेट कर सकता है, रिपोर्ट जनरेट करेगा। ठीक है। और ट्रैवलर का इंटरेक्शन कहाँ होगा, इन सारी चीज़ों में होगा। क्लियर है। सिंपल होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है। यहाँ पे सीधा सोचना है क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, वो प्रोसेस में हम इन जो भी केस बनाएंगे दीज आर प्रोसेसेस। और वहाँ पे बस इंटरेक्शन के लिए इन एक्टर्स को खड़े कर देंगे, कौन सा एक्टर कहाँ इंटरेक्ट करेगा। डीएफडी यूज केस में कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता था। ठीक है। या पूछते थे, जो ओल्ड सिलेबस था हम लोग के टाइम में, कि यूज केस और डीएफडी सिमिलर कैसे है। ठीक है। तो इसको जस्टिफाई करो। तो यहाँ जस्टिफिकेशन में यही होता था कि उसमें भी जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को यहाँ केस बनाते हैं। ठीक है। तो ये इसकी विजिबिलिटी उससे ज़्यादा बढ़िया होती है यूज केस की। वो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है। हाँ, यूजर फ्रेंडली ये ज़्यादा है। और ये सब कुछ इसमें यहीं पे दिख जाता है, एक ही जगह। ठीक है। अब देखो क्लास डायग्राम कैसे बनता है। क्लास डायग्राम हमारा बनता है, सबसे पहले टॉप पे क्लास का नाम होता है। ठीक है। उसके बीच में हमारा डेटा फील्ड होता है, और फिर हमारा फंक्शन होता है। ठीक है। जैसे स्टूडेंट नाम का एक क्लास आपने बनाया, तो सी प्लस प्लस में कैसे बनाते हो, क्लास स्टूडेंट। ठीक है। उसके बाद उसका पहले लिख दो डेटा मेंबर्स, जैसे कैर नेम 20 लिया, एड्रेस लिया, इंटर रोल नंबर ले लिया, दीज आर डेटा फील्ड्स, डेटा मेंबर्स जो होते हैं। इसको सेकंड पार्ट में दिखाते हैं। सबसे पहले देखो लाइब्रेरी मेंबर लिखा हुआ ऊपर में, बीच में लिखा है नेम डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन। ठीक है। तो एट्रीब्यूट को बीच में रखते हैं और ऑपरेशंस को सबसे लास्ट में। ठीक है। तो उसके बाद हमने लिखा है इशू बुक, रिटर्न बुक। ये दो फंक्शन हमने इसके लिए सोचे हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसका एक क्लास डायग्राम ड्रॉ कर लिया। दिस इज क्लास डायग्राम, जो पिक्चोरियल रूप फॉर्म में हम कैसे दिखाएंगे। तो पिक्चोरियल फॉर्म में हम ऐसे दिखाते हैं।
ठीक है, अब देखो यहाँ इसके बीच में भी एसोसिएशन दिखा रहे हैं। डिपार्टमेंट है, फैकल्टी है, एम्प्लॉइज है। ठीक है, तो वन टू मैनी भी हो सकता है। वन डिपार्टमेंट में हैव मेनी फैकल्टी। तो क्लास डायग्राम में ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बॉक्स को। ठीक है, बन जाएगा। गैंट चार्ट बनाने की कोशिश किया था घर में। नहीं सर। पार्ट चार्ट, गैंट चार्ट एक बार बना लो, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडलिंग मॉडलिंग आपका ओवर हो गया। ठीक है, जी सर। नंबर है 23 पीडीएफ में। एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम का एग्जांपल है। ब्लॉक 2 में भी चैप्टर 1 जो है फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन है, और चैप्टर 2 है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। तो ये चारों चैप्टर मिलते जुलते ही है। 20 में देखो, पेज नंबर 20, सॉरी 20 में देखो, एक हमारा दिया हुआ है केस। मिला? हाँ जी, हाँ जी। 2.4.3 देखो, एक एक यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हें। इसमें क्या है? ओपनिंग अकाउंट के लिए यूजर कैन ओपन एन अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग द डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। एन अकाउंट कुड बी सेविंग अकाउंट और अ चेकिंग अकाउंट। तो अकाउंट हमारा या तो सेविंग होगा या तो चेकिंग होगा। तो डायग्राम भी नीचे देखो, देखते जाओ केस के हिसाब से। अकाउंट होगा, या तो सेविंग होगा या तो चेकिंग अकाउंट होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? सेविंग अकाउंट जो होता है हमारा, किससे लिंक होना चाहिए? क्रेडिट कार्ड से। तो केस 3 देखो, ये सेविंग अकाउंट शुड कंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 10,000 रुपीज पर क्वार्टर। इफ दिस इज नॉट सेटिस्फाइड देन अ फाइन ऑफ 500 विल बी डिडक्टेड। ठीक है, तीसरी कंडीशन इसने दी है, सेविंग अकाउंट होगा या और चेकिंग अकाउंट होगा। सेविंग अकाउंट में मिनिमम 10,000 होना चाहिए, नहीं तो 500 फाइन लगेगा। ईच सेविंग अकाउंट इज लिंक्ड टू ओनली वन क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट जो है केवल एक क्रेडिट कार्ड से लिंक होगा। क्रेडिट कार्ड्स लिमिट इज बेस्ड ऑन द यूजर्स बैलेंस इन द सेविंग अकाउंट फॉर एन एंटायर ईयर। जितना उसके सेविंग अकाउंट में है उसके अकॉर्डिंग उसको 1 ईयर का लिमिट मिलेगा। If the user failed to pay the minimum amount due on the credit card, then the credit card is authorized to automatically debit the amount from the linked saving account. ठीक है, तो अगर वो नहीं पे करता है तो उसके सेविंग अकाउंट से कट जाएगा। क्रेडिट कार्ड विल बी ऑटोमेटिकली ब्लॉक इफ द मिनिमम अमाउंट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेविंग अकाउंट। अगर वहां भी बैलेंस उसको नहीं मिलता है तो क्या करेगा? उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम इसका क्लास डायग्राम बनाए। अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, चेकिंग अकाउंट है। फील्ड्स देखो इसके अंदर। अकाउंट के अंदर क्या है? अकाउंट का अपना नंबर होगा। ठीक है, नेम होगा। ठीक है, फंक्शंस में क्या ले रहा है? गेट अकाउंट होल्डर नेम, एक्टिव अकाउंट, क्लोज अकाउंट। ठीक है, उसके बाद सेविंग अकाउंट के अंदर चेक क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। ठीक है, क्योंकि उसने दे रखा है ना कि बैलेंस इसमें नहीं होगा तो 500 फाइन लेना है। ठीक है, ऑटो डेबिट क्वार्टरली बैलेंस फी। अगर नहीं है तो ऑटो डेबिट कर दो, 500 रुपये कट जाएंगे उसके।
ठीक है। उसके बाद चेकिंग अकाउंट, चेक डेली टैक्सेशन लिमिट एंड क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का नंबर होगा इंटीजर, कार्ड होल्डर का नेम होगा, कार्ड होल्डर का पैन नंबर होगा, कार्ड फोल्डर एड्रेस होगा। अब इसके अंदर देखो फंक्शंस जो जो उसने बोले हैं वो इसने डाल दिए। ऑटो डेबिट मिनिमम अमाउंट ड्यू सेविंग अकाउंट से, ब्लॉक कार्ड, अगर वो भी पे नहीं होता है देन कार्ड को ब्लॉक कर दो। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो ये हमारा एक क्लास डायग्राम बन गया। एक केस दे दिया है, केस के हिसाब से इसको सबसे पहले देखो आइडेंटिफाई किया, ये सारे क्लास होंगे। ठीक है, क्लास को आइडेंटिफाई करने के बाद इनके बीच में इसका फील्ड डाल दिया। सबसे टॉप पे देखो क्लास का नाम है, उसके बाद जो उसके एट्रीब्यूट हैं उसको दिखा रहे हैं, और सबसे लास्ट में जो है इसका फंक्शंस को दिखा रहे हैं। ठीक है। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद देखो एक टॉपिक है कोहेजन एंड कपलिंग, इससे प्रीवियस चैप्टर में आओ, 13, पेज नंबर सर ये 13। प्लस और माइनस मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है ना, कि क्या क्या ऐड करने हैं और क्या क्या नहीं, वो डिडक्ट करने हैं? वो होता है तुम्हारा प्राइवेट प्राइवेट पब्लिक के लिए। ठीक है सर। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक दिखाते हैं ना, उसके लिए यूज करते हैं उसको। जी सर। ब्लॉक 1 में जो है ना पढ़ोगे। ठीक है, ब्लॉक 1 का फंक्शन मॉडलिंग, वहाँ पे इनके साइंस के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, उतना करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस माइनस के चक्कर में रहो ही नहीं, सीधा फर्स्ट फील्ड क्लास का नाम, सेकंड फील्ड हो गया एट्रीब्यूट, और थर्ड फील्ड हो गया तुम्हारा फंक्शन, इन तीनों को दिखा दो। ठीक है, उसके बाद देखो एक मॉड्यूल जी में सर। मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है, मॉड्यूलरिटी क्या होती है एक सिस्टम की। हाँ, तो उसको बोल सकते हैं मॉड्यूलरिटी। ठीक है, अगर वो डिवाइड नहीं हो सकता छोटे छोटे मॉड्यूल में तो बोलेंगे कि ये मॉड्यूलर प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो मॉड्यूलरिटी होनी चाहिए, रीजन क्या है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। ठीक है, तो मॉड्यूलरिटी अगर नहीं है तो होल सिस्टम अगर आप चेक करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मॉड्यूलरिटी एक प्रोग्राम के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो मॉड्यूलरिटी के बेस पे ना दो कॉन्सेप्ट आया है, एक कोहेजन एक कपलिंग। बहुत कंफ्यूजिंग दोनों आइटम होते हैं। ठीक है, जो कोहेजन क्या होता है, कपलिंग क्या होती है। तो देखो कोहेसिवनेस इज गुड फॉर एनी सिस्टम। ठीक है, दैट मीन्स की हाई कोहेजन। ठीक है, फंक्शन शुड परफॉर्म ओनली a single task. Cohesion is the measure of how well the internal element of a module or a function are connected to each other. ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोहेसिवनेस। कपलिंग क्या होता है कि डिपेंडेंसी कितनी है। ठीक है, तो देखो मॉड्यूलरिटी में करेंगे तो प्रोग्राम तो हमारा डिपेंडेंट एक दूसरे पे होता ही है। अब लॉगिन आपने किया, उसके बाद दूसरा विंडो खुलता है, तीसरा खुलता है, चौथा खुलता है, तो इंटरडिपेंडेंट तो मॉड्यूल होंगे ही एक दूसरे पे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि जो हम हाईएस्ट लेवल का डिपेंडेंसी डाल देते हैं एक मॉड्यूल के दूसरे मॉड्यूल के बीच में, तो अगर कहीं बीच में प्रॉब्लम आ जाती है तो उनका लिंक वहीं से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ अगर आपने कपलिंग दे रखी है तो दैट इज नॉट डिजायरेबल फॉर अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम कपलिंग को कम रखेंगे, कोहेजन को ज्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो जैसे आप 5 फिंगर है आपके पास, तो ये 5 मॉड्यूल हो गए। तो जब आप पंच बनाते हो तो पांचों को इकट्ठा करके एक सिंगल टास्क के लिए परफॉर्म करते हो, किसी को पंच मारते हो। ठीक है,
तो दैट इज कोहेसिवनेस, कि अगर एक सॉफ्टवेयर में 5-6 मॉड्यूल काम कर रहे हैं तो 6 मॉड्यूल एक सिंगल टास्क के लिए जो है अपना सारा जो है स्ट्रेंथ लगाएंगे। दैट इज कॉल्ड कोहेसिवनेस। कपलिंग क्या है? कपलिंग क्या है कि अभी पांचों हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आप एक फिंगर भी अगर ऊपर रखोगे तो क्या होगा? पंच नहीं बनेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ डिपेंडेंसी है ना कि पांचों को इकट्ठा एक साथ आना होगा। ठीक है, तो कपलिंग का लेवल हम जितना रिड्यूस करके रखेंगे उतना हमारा डिजायरेबल है। कपलिंग इंडिकेट्स द डिपेंडेंसी अक्रॉस डिफरेंट मॉड्यूल। ठीक है, इफ अ मॉड्यूल इज डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल फंक्शन इन अनदर मॉड्यूल then it is known as strong coupling. Lesser number of dependency indicate loose coupling. ठीक है, a module with loose coupling on another module also has a strong cohesion among the internal function. ठीक है, तो एक ही लाइन में समझो, जो हाई कोहेजन इज डिजायरेबल एंड लो कपलिंग इज डिजायरेबल। ठीक है, तो कपलिंग का हम जितना भी लो रखेंगे हमारी कोहेसिवनेस बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आया? तो इस पे देखोगे ना, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आता है कोहेजन एंड कपलिंग में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा सिलेबस खत्म हो गया।